साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अणु तथा परमाणु। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, परमाणु मीन्स एटम्स। तो अणु और मॉलिक्यूल, अणु यानी कि मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब एटम, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हमारे जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे नमक मैंने मान लिया, जो भी यूज करते हैं हम आस पड़ोस में, जल है, ठीक है, बाकी और भी सारी वस्तुएं हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब बेसिकली पहली परिभाषा जो सबसे पहले देखा गया था, तो कहा गया था कि वस्तु की सबसे छोटी इकाई, कोई भी वस्तु या पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई, मतलब उस वस्तु को तोड़ते चले जाएं, ठीक है, तोड़ते चले जाएं और एक ऐसा पार्ट आएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, उसको क्या कह देंगे हम, परमाणु यानी कि एटम कह देंगे, ठीक है। अब लेकिन बाद में इसको, अब वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब में तोड़ा जा सकता है एज ए नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा, ठीक है, नाभिकीय रिएक्शन जो भी होती हैं उनके द्वारा इनको भी तोड़ा जा सकता है। फिलहाल तो हम देख लेते हैं अभी इन चीज़ों को कि परमाणु अणु क्या होते हैं। बेसिकली हमारे जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व यानी कि एलिमेंट। क्या होते हैं? एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट अलग हो गया, एलिमेंट यानी कि तत्व, और एक हो गया परमाणु मीन्स एटम, ठीक है, और एक हो गया अणु, जिसको ये NaCl क्या है? अणु है। H2O क्या है? अणु है, ठीक है। किसका अणु है? जल का। एक जल पदार्थ होता है उसका अणु क्या है? H2O अणु है। NaCl एक पदार्थ है, कौन सा है? नमक, उसका अणु क्या है? NaCl, ठीक है। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट हैं जिनको खोजा जा चुका है, ठीक है। अब 118 एलिमेंट, इसके जो एटम हैं, ठीक है, वो भी होते हैं। अब वो एटम 118 नहीं है, वो हैं इससे ज़्यादा। क्यों इससे ज़्यादा है? जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट, लेकिन इसका एक परमाणु क्या है? 1H1 यानी कि प्रोटियम, 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम, 1H3 यानी कि ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यानी कि 3 एटम है। कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम से शुद्ध जल, ड्यूटेरियम से यानी कि D2O अगर बना है तो वो क्या हो जाएगा? गंदा जल, ठीक है, तो उसको हम गंदा जल कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जो भी, जैसे मैंने मान लिया H2O, ठीक है, H2O। अब इसमें H2O किन दो परमाणुओं से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एलिमेंट के, सुनो जरा, हाइड्रोजन एलिमेंट H एलिमेंट के दो परमाणु, दो परमाणु। एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, यानी कि तत्व है हाइड्रोजन। इसके कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु। इनसे मिलकर क्या बना है? H2O मॉलिक्यूल। H2O क्या है कि H2O पूरा क्या हो जाता है? अणु, ठीक है। अब कई सारे अणु हाइड्रोजन के, H2O, ये H2O, फिर H2O, मतलब ऐसे कई अणु मिलकर, ऐसे कई अणुओं का ग्रुप मिलकर ये जल का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम, तो अगर मैं कहूँ एक बाल्टी में H2O के कितने अणु होंगे, तो असंख्य अणु होंगे उसमें, ठीक है, उनको गिना नहीं जा सकता। H2O बहुत छोटी सी मात्रा है, H2O बहुत छोटी सी मात्रा है, वो H2O कई मॉलिक्यूल मिलकर बाल्टी में रखे जल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया D2O, तो ये भी क्या होता है? जल ही होता है, लेकिन कौन सा जल होता है? भारी जल, भारी जल, ठीक है। डी को, ये डी जो है उसको 1H2 लिख देते हैं। 1H2 मतलब हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसको शॉर्ट फॉर्म टी होता है। तो D2 जल होता है, लेकिन किसका जल होता है? अब ये गंदे जल का परमाणु हो गया, अणु हो गया, ठीक है। ऐसे गंदे जल के कई सारे अणु मिलकर क्या कर देते हैं? जल का निर्माण, जल के बहुत सारे मात्रा के जल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो अणु और परमाणु आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि अणु जो होता है, मैंने कहा था अणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट क्या है? जैसे ये पदार्थ हो गया, इसका बहुत छोटा सा पार्ट, वो क्या कहलाएगा? परमाणु, ठीक है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको, ये क्या है? अविभाज्य है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। परमाणु कह दिया। परमाणु शब्द का, परमाणु शब्द को किसने दिया? तो परमाणु शब्द को दिया था डाल्टन ने, याद रखेंगे किसने दिया था? डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु शब्द को किसने दिया था? डाल्टन ने। तो डाल्टन का एक परमाणु सिद्धांत भी है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। परमाणु का, डाल्टन का परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के द्वारा एक परमाणु सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था? पहला तो यही बता दिया कि परमाणु कैसा है? परमाणु अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने कह दिया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, ठीक है। हालांकि इसको बाद में तोड़ दिया गया एज ए नाभिकीय रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, नाभिकीय, ठीक है। अब एक ही तत्व के, दूसरा उन्होंने कह दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन वर्तमान फिलहाल तो ये डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? एक समान। ये किसने कहा था?
डाल्टन ने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अगर पूछा जाए तो परमाणु अविभाज्यकरण होता है, ये कहा था डाल्टन ने, और एक तत्व के परमाणु एक समान होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन वर्तमान परिभाषा के अनुसार ऐसा नहीं है। जब उसके बाद जो समस्थानिक है उनकी खोज हुई, तो यानी कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होने लगे। मतलब हाइड्रोजन के 1H1, 1H2, 1H3, मतलब ड्यूटेरियम, डायटीरियम, 3 अलग अलग परमाणु हो गए ये तो, ठीक है। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं होते, अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। हालांकि ये डाल्टन ने कहा था कि एक समान होता है, ठीक है। फिर तीसरा, उस टाइम के लिए ये सही था। तो जो भी विज्ञान में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्थायी नहीं है, वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, ठीक है। उसको जैसे जैसे आगे की चीज़ें खोज होती रहती हैं, इंसान में जितना जो भी चीज़ें खोज होती हैं उसके बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं हमारी थ्योरी में, क्योंकि हमें जितना आगे टाइम टू टाइम, पहले हम क्या करते थे, पहले जंगलों में रहते थे, फिर जैसे जैसे हमारी माइंड का विकास हो गया, हम सब्जी वगैरह खाने लगे, पहले मांस मछली खाते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को, कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं है, बदलती रहेंगी, और चीज़ों का बदलना ही जीवन है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा, डाल्टन ने एक चीज़ और बताई थी, परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल का अणु, ठीक है, जल का। तो परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु, ये तो मैंने कह दिया था उसमें। दूसरा, ठीक है, परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा, अब रासायनिक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिले, ऑक्सीजन का 1, तो रासायनिक संयोग द्वारा इन दोनों को क्या, ये क्या बन गया, अणु बन गए हाइड्रोजन का, और जल का निर्माण कर दिया। ये एक निश्चित ताप पर होता है, ठीक है, निर्माण कर दिया। NaCl, नमक को भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सोडियम का 1 परमाणु और Cl का 1 परमाणु, ये आपस में क्रिया करके नमक बना देते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, NaCl एक अणु बन गया, किसका, नमक का। और ये कैसा होता है, ये विभाज्य कण होता है, इसको विभाजित किया जा सकता है, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब फिर तीसरा हो जाएगा, चौथा, कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात इसका निर्माण या विनाश संभव नहीं है। जैसे मैंने कह दिया N2 + 3H2, ये क्या बन जाएगा, 2NH3, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, आपस में मिलकर 2NH3, यानी कि क्या बना देंगे, अमोनिया। देखो ये जो संख्या है ये बाद में इसको लेवल में किया जाता है, कैसे, पहले तो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही मिलाया, ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसकी 1 मात्रा और हाइड्रोजन गैस की 3 मात्राएं मिलानी पड़ेंगी, तब जाके अमोनिया का निर्माण होगा, और 2 भाग अमोनिया बनेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है रिएक्शन में। तो अब ये क्या है, इसमें इसमें इन चीज़ों से इसका निर्माण हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, इधर 2 परमाणु, और इधर भी देखो 2 एकम 2, यानी कि 2 परमाणु नाइट्रोजन के हो गए, ठीक है। इधर 3 दूनी 6, तो इधर भी 6 हो गए हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। तो दोनों तरफ समान परमाणु रहेंगे, मतलब नाइट्रोजन, किसी भी परमाणु का निर्माण और विकास, ठीक है, विनाश और निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बाद में इन चीज़ों, जो नाभिकीय विस्फोट होता है उसमें ये चीज़ें वर्तमान परिभाषाओं के लिए सत्य नहीं है, बाद में नाभिकीय रिएक्टर वगैरह की खोज हुई, तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं कि परमाणु विनाश भी हो जाता है और उसका नए परमाणु का निर्माण भी होता है, तो ये असत्य बाद में पाई गई। फिलहाल तो डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था वो ये है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पाँचवा, कि परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि अणु मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। परमाणु, मतलब हमारे जो दुनिया में परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में, यानी कि फ्री घूम रही है हमारे वातावरण में। ऑक्सीजन O, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, मतलब नवजात ऑक्सीजन रहती है, मुक्त अवस्था में नहीं रहती है, लेकिन O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी मुक्त अवस्था में घूम रही है वातावरण में, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये डाल्टन ने बताया था, मैंने कहा ना ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे ही अक्रिय गैसें, यानी कि नोबेल गैसेस की खोज हुई, तभी जो हीलियम है, हीलियम परमाणु है, वो हमारे वातावरण में, हीलियम जो है वो कैसे मुक्त अवस्था में रहती है, और है भी, आर्गन हमारे वातावरण में कुछ 0.001 शायद % पाई जाती है, तो ये मुक्त अवस्था में रहती है, ठीक है। तो ये बाद में जैसे ही चीज़ों की खोज हुई, अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो ये चीज़ें असत्य हो गई, लेकिन डाल्टन का परमाणु यहाँ पर ये था कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बाद में जो आर्गन, हीलियम, ठीक है, नियॉन, इन चीज़ों, अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो ये चीज़ें असत्य हो गई, ठीक है। मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन छठा आ जाता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कभी ना असत्य होने वाली बात हो गई, भाई भाग तो लेता ही है, परमाणु ही भाग लेगा उसमें, ठीक है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये सर्वमान्य सत्य है। परमाणु कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कैसा है, सर्वमान्य सत्य, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद वो टूटता है, किसमें टूटता है, किसमें नहीं टूटता है, कौन सा नया परमाणु बनता है, वो बात अलग हो गई, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये इसको अभी तक नहीं बदला जा सका। तो परमाणु, और ये किसने कहा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, ठीक है। तो
सकता है कि कौन सार्वभौमिक सत्य है, तो उसमें कई चीज़ें दे देंगे कि एक ही तत्व का परमाणु एक समान होता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा परमाणु अविभाज्य कण होता है। तीसरा ऑप्शन देता ये दोनों, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे देगा कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? चौथा ऑप्शन, यानी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये सर्वमान्य सत्य है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिकली अणु के बारे में कि अणु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अणु मुख्य रूप से यानी कि मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो अणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समद्विपरमाणिक, ठीक है, समद्विपरमाणुक, ठीक है। एक हो जाएगा विषम परमाणुक, विषम द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। और तीसरा हो जाएगा बहुपरमाणुक, ठीक है, यानी कि पॉली एटॉमिक। बेसिकली कोई भी अणु बनता है तो कई सारे परमाणु मिलकर आपस में जो होते हैं वो अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला तो किसका निर्माण किया? अणु का निर्माण किया, ठीक है। तो जल का अणु, NaCl का अणु, ठीक है। इस तरह अब इसके 3 टाइप हैं, समद्विपरमाणुक, विषम द्विपरमाणुक, बहुपरमाणुक, ठीक है। समद्विपरमाणुक में जिसमें समान परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं, जिससे H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है। 2 परमाणु हैं लेकिन किसके हैं? ऑक्सीजन के। 2 परमाणु हैं लेकिन किसके हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है। Br2। 2 परमाणु अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? 2 परमाणु अणु। अब विषम परमाणु मतलब जिसमें अलग अलग परमाणु के अणु मिलकर, परमाणु के एटम मिलकर उसका निर्माण करते हैं। लेकिन कितने होने चाहिए अणु? 2 होने चाहिए। अणु 2 ही होने चाहिए लेकिन अलग अलग टाइप के। जैसे एक H का, ठीक है, एक Cl का अणु परमाणु मिलकर क्या निर्माण करेगा? HCl का अणु बनाएगा। एक Na का, एक Cl का अणु परमाणु मिलकर किसका अणु बनाएगा? नमक का अणु बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विषम द्विपरमाणु अणु। बहुपरमाणु अणु क्या होता है? बहुपरमाणु अणु हो जाएगा जब एक से अधिक, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया, तो इसमें 3 परमाणु बेसिकली शामिल हुए, ठीक है, 2 से ज़्यादा। लेकिन हाइड्रोजन के 2 थे, एक ऑक्सीजन का था, तो हो गया बहुपरमाणु अणु, ठीक है। CO2 हो गया। ऐसे 2 से ज़्यादा अणु जब मिलकर आपस में किसी का निर्माण करते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुपरमाणु अणु, ठीक है। जैसे सल्फर का 8 होता है, सल्फर का कितना होता है? 8, S8। तो सल्फर के 8 अणु मिलकर सल्फर का निर्माण करते हैं। फास्फोरस P4 होता है, ठीक है, फास्फोरस। अब इसमें हम देखते हैं कि इनकी परमाणुकता क्या होती है। किसी भी एटम की परमाणुकता, कोई भी तत्व है, जैसे ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, उसको O2 भी कहते हैं। मतलब इसकी परमाणुकता कितनी होती है? परमाणुकता 2 होती है, ठीक है। और O3 भी होता है एक, जिसको ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन, यानी कि इसकी परमाणुकता 3 भी होती है। सल्फर की मैंने कह दिया, सल्फर का S8 बनता है उसी के परमाणु से मिलकर, तो इसकी परमाणुकता होती है 8। फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणुकता P4 बनता है, आपस में मिलकर ये P4, P के 5, फास्फोरस के 4 अणु परमाणु मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 4। अक्रिय गैसों की परमाणुकता हमेशा 1 होती है कि अक्रिय गैस हमेशा, जैसे कोई भी तत्व है उसका अणु अगर हमारे वातावरण में रह रहा है तो किस रूप में रह रहा है? तो फास्फोरस का P4 के रूप में हमारे वातावरण में रह सकता है। फास्फोरस अकेला हमारे वातावरण में नहीं रह सकता। फास्फोरस यानी कि P4 जो कि हमारे वातावरण में फ्री रूप से, स्थायी रूप से रह सकता है। ऐसे ही जो हीलियम है, ये कैसी है? अक्रिय गैस होती है, ये, ठीक है, फ्री रूप से रह सकती है। इसकी अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? 1, ठीक है। हीलियम का केवल 1 परमाणु ही हमारे वातावरण में रह सकता है। लेकिन फास्फोरस P4 के रूप में रहता है, सल्फर S8 के रूप में रहता है, ठीक है, ओजोन O3 के रूप में रहती है, ऑक्सीजन O2 के रूप में हमारे वातावरण में रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गई परमाणुकता। किसी भी एलिमेंट की परमाणुकता क्या होती है? ठीक, एटोमिसिटी। तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है और बेसिकली तत्व होता क्या है। कोई भी तत्व होता है, ठीक है, उसके बीच में एक एटम होता है, उसके बीच में एक नाभिक होता है, जिस पर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है? ये नाभिक होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? प्लस। और इसके चारों तरफ होते हैं कोष। क्या होते हैं? कोष होते हैं, ठीक है। अब नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन होते हैं और दूसरा होता है प्रोटॉन। एक तो न्यूट्रॉन होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल कैसा चार्ज होता है नाभिक में? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कोष को कक्ष भी कहते हैं और इस कोष में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड, जो नाभिक की खोज किसने की थी? वो किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो एक हमें क्वेश्चन याद हो गया कि नाभिक की खोज किसने की थी? वो की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। नाभिक में कौन कौन से चीज़ें होती हैं?
प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये कहाँ होते हैं? नाभिक में उपस्थित। ठीक है, नाभिक को न्यूक्लियन, ठीक है, तो न्यूक्लियन का उपयोग, जो न्यूक्लियन कहा था, यानी कि नाभिक को न्यूक्लियन कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लियन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, या किसने इसका सबसे पहले उपयोग किया था न्यूक्लियन शब्द का? वो किया था हेनरी मोज़ले ने। किसने किया था? हेनरी मोज़ले ने। ठीक है, हेनरी मोज़ले ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। तो ये हो गई परमाणु की संरचना। ठीक है, कोष कहते हैं, इसमें ऊर्जा स्तर भी होते हैं। फिलहाल तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बेसिकली एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया। क्या हो गया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है, ये सभी का ध्यान रखना। ईंट पर नाच, पहले एक वो कहावत होती थी। ठीक है, तो ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड। अब ये रदरफोर्ड पहले हमें पढ़ाया था कि रदरफोर्ड इसका नाम दिया था। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? नाम। लेकिन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? नाम दिया था। तो इसके नाम दिया था, तो नाम दिया किसने? नाम दिया इलेक्ट्रॉन को। नाम दिया था किसने? स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन स्टोनी, ऐसे याद रखना है। देखो, खोज की थी जे थॉमसन ने, लेकिन नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का स्टोनी ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने खोज की थी किसकी? प्रोटॉन की, लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन हो गया, इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। और किसके द्वारा की गई थी? ये डी पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा। ठीक है, मतलब बैरियम पे अल्फा कणों की बौछार से ये चीज़ें, जो न्यूट्रॉन है, उसको देखा गया था। अब आ जाते हैं इसके जो क्या है, इसके आवेश के बारे में। ठीक है, इसके आवेश कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 19 कूलम। ठीक है, 19 सॉरी 18 लिख दिया, 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है। अब आवेश की खोज इसके द्वारा मिल्टन की तेल बीन उपयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, अब द्रव्यमान भी इसका देख लेते हैं बेसिकली, क्योंकि द्रव्यमान भी हमें इसके याद होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का जो होता है 1.672, ये होता है 10⁻24 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, किलोग्राम। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है, इसका होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। देखो, इसका थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन, जो आवेशहीन होता है। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, और सबसे कम नाम मात्र बराबर इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो ये करेंगे, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 840 या लगभग कितना गुना? 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। ठीक है, याद रखना है हमें हमेशा। अब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये भी, इसकी खोज पॉजिट्रॉन, ये भी प्लस चार्ज होता है। इसकी खोज CD एंडरसन ने की थी। CD एंडरसन। इसका पॉजिट्रॉन, ये केवल इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, लेकिन द्रव्यमान कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने क्या, पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? मेसॉन क्या होता है? म्यू। यूकाबा में इसकी खोज की थी। आवेश म्यू प्लस म्यू माइनस 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मेसॉन्स, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, प्रोटॉन से कम होता है, मेसॉन्स। ठीक है, तो मेसॉन जो होते हैं, म्यू प्लस होता है, म्यू माइनस भी होता है, म्यू, ठीक है, 0 भी होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम और प्रोटॉन से अधिक होता है। ठीक है, सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इन चीज़ों को, छोटे छोटे बातों को याद रखना है, नोट में हमें लिख लेना है कि सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा होता है? परमाणु कण इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्वार्क कण। मतलब इससे भी छोटे कण होते हैं, वो कौन से होते हैं? क्वार्क कण। ठीक है, याद रखना है, क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये चीज़ें याद रखनी है हमें।
फिलहाल तो फिजिक्स में क्वार्क के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिलहाल तो इसमें हमें इतना ही याद रखना है, क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं और ज़्यादा डीपली नहीं जाना है क्वार्क, फिर उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है, उसको भी आगे कभी देखेंगे। आवेश, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये स्थिर ESU में इसका आवेश क्या होता है, तो ESU में इसका आवेश -4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, स्थिर वैद्युत इकाई। ESU जहाँ कहीं भी लिखा मिले इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अगर कभी भी ये बदलने को आए तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी ये ESU है तो इसको बेसिकली इसी रूप में इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, अगर ये ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में होंगे दोनों सही होंगे, क्योंकि इसी को ये कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो भी परमाणु है उसको लिखा कैसे जाता है। तो परमाणु को लिखने का तरीका होता है X, Z और ये A, इस तरीके से लिखा जाता है। X क्या है, ये कोई एलिमेंट है। Z क्या हो जाएगा, ये परमाणु क्रमांक, क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। और ये एटॉमिक द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया कोई भी। तो परमाणु, अब ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये बेसिकली होता है प्रोटॉनों की संख्या, किसकी, प्रोटॉनों की संख्या। और जो बगैर चार्ज वाला कोई भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी होगी, लेकिन वो आवेशहीन होना चाहिए, ठीक है, ना तो धनावेशित हो ना तो ऋणावेशित हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु के क्रमांक के ही बराबर होगी। अब सर ये कौन सी बात होगी कि चार्ज ना हो, जैसे मैंने कह दिया H+, या मैंने कह दिया कार्बन माइनस, ठीक है। तो कार्बन माइनस पे अगर चार्ज, माइनस का चार्ज है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, कार्बन में, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, C6 12, ठीक है। तो C6 12, तो इसमें मैंने कह दिया प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है, 6। ये तो निश्चित है कि प्रोटॉन की संख्या इसके बराबर होगी परमाणु क्रमांक के, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, C माइनस है, अब यहाँ पर C माइनस है, तो माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर डिपेंड करेगा कि माइनस है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गया। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पर चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर ये संख्या कितनी हो जाती, +6 ही हो जाती, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आके जुड़ जाएगा, चार्ज है मतलब इसने उधार लिया है, किसी से उधार लिया है, यानी कि ऋण है इसके ऊपर, तो एक चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो एक और घटा देते तो 5 हो जाता, समझ गए, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और अगर एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो कि ऊपर लिखा होता है ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु भार किसके बराबर होती है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, किसके, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अब साथियों मैंने ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको याद करने का बेसिकली इससे 4 चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। देखो मैंने जब भी आपको द्रव्यमान के बारे में चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था और प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे कम था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के मात्र था, मतलब 10⁻31, जिसको अनगिनत कहा जाए, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको माप नहीं सकते, मतलब बहुत कम, इनकी तुलना में बहुत कम है, ठीक। तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किन चीज़ों पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पर, प्रोटॉन के द्रव्यमान पर। तो जब भी परमाणु का भार अगर देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान ही उसमें जोड़ा जाएगा, ना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो जब भी ये इसमें जो परमाणु भार की बात होगी यानी कि परमाणु द्रव्यमान की बात होगी तो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़कर हम परमाणु द्रव्यमान निकाल देते हैं, जो कि ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।